आज सुबह में 11 बजे हम लोग जाकर तेलंगाना के सीईओ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सीईओ तेलंगाना के उनसे हम लोग मैं खुद जाकर मुलाकात किया और उनको रिप्रेजेंटेशन दिया हूं और उस रिप्रेजेंटेशन में हमने उनके सामने रखी है। अब सीईओ साहब हमको ये बताए तैयार होने जा रहा है, उसमें लेटेस्ट जो वोटर लिस्ट है, जो कल तक जो नाम इंक्लूजन भी हुए 2026 की वोटर लिस्ट उसको बोलते हैं, तो जो कोई भी इलेक्टर और वोटर 2026 के वोटर लिस्ट में होगा, तेलंगाना में जो एसआईआर होगा उसमें उनके घर पे जाकर उनको एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा और उस एन्यूमरेशन फॉर्म को वोटर और इलेक्टर को काम करना पड़ेगा कि उनको अपने 2002 के डिटेल्स उसमें लिखना पड़ेगा। तो ये एक नई चीज हमको आज सीईओ साहब से मालूम हुई है, तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि अब प्री एसआईआर जो एक्सरसाइज हुआ है, जिसमें लाखों की तादाद में इलेक्टर्स और वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है और हम लोग सब पब्लिक ये समझ रही थी कि 2002 के डिटेल्स को प्री प्रिंटेड फॉर्म में दिया जाएगा, मगर अब जो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट ये हुआ है कि 2026 की वोटर लिस्ट में जो इलेक्टर्स का नाम है वो फॉर्म उनको दिया जाएगा और उसमें उनको अपने 2002 के वोटर डिटेल्स लिखना पड़ेगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि जो प्री एसआईआर एक्सरसाइज जो मैपिंग हो चुकी है, आप बराए मेहरबानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से ये रिक्वेस्ट करिए, हमारी बात को रखिए कि वो जो प्री एसआईआर एक्सरसाइज जिसमें वोटर्स की मैपिंग हो चुकी है वो आप तमाम बीएलएस को दे दो, ताकि बीएलओस के साथ जब बीएलएस जाएंगे वो वोटर को हेल्प करेंगे, क्योंकि प्री एसआईआर एक्सरसाइज में उनकी मैपिंग हो चुकी है। वो डेटा अगर मिल गया तो बीएलएस वहीं का वहीं बीएलओस की मौजूदगी में वोटर का नाम 2002 का जो डेटा आपके है जो मैपिंग हो चुकी है उसको लिखकर देने से एक तो एक्सरसाइज स्मूथली हो जाएगी और वोटर के ऊपर ये बर्डन नहीं रहेगा, क्योंकि सीईओ साहब ये बोल रहे हैं कि जो प्री एसआईआर मैपिंग हुई है वो बीएलओ आपको बता देगा, आप उसकी फोटो लेके देख के लिख लो, तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, ये स्मूथली नहीं होगा, बड़ा इनफ्लेक्सिबल रहेगा पूरे तेलंगाना में। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि जो ऑलरेडी प्री मैपिंग डेटा प्री एसआईआर हो चुका है वो डेटा आप बीएलएस से शेयर कर लीजिए, ताकि स्मूथली तमाम इलेक्टर्स का नाम एन्यूमरेशन फॉर्म पे लिखकर उनको दिया जा सकता है। तो उन्होंने हमसे कहा है कि वो इस बारे में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से बात करेंगे और बात करके हमको बताएंगे। दूसरी बात यह है कि जो एन्यूमरेशन फॉर्म दिया जाएगा वो सिर्फ अभी तेलुगु में दिया जा रहा है। हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इंग्लिश में भी मिलना चाहिए एन्यूमरेशन फॉर्म और उर्दू में भी, क्योंकि उर्दू तेलंगाना की सेकेंड लैंग्वेज है और सिर्फ तेलुगु में देने से बहुत बड़ी तादाद में तेलंगाना में इलेक्टर्स को बहुत बड़ी परेशानी होगी और सही डिटेल्स 2002 के उसमें लिखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम उनसे ये रिक्वेस्ट करें कि तेलुगु के साथ साथ उर्दू और इंग्लिश में भी एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओस 25 तारीख से इलेक्टर वोटर्स को देना। तीसरी बात हम उनसे ये कहे हैं कि एनोमलीज के नाम पर स्पेलिंग मिस्टेक हुआ इलेक्टर का तो एनोमली में आ जाएगा, अगर उनके स्पेलिंग मिस्टेक के साथ उनके फादर का स्पेलिंग मिस्टेक है तो एनोमली में आ जाएगा, एज डिफरेंस रहा इलेक्टर में और फादर में 15 इयर्स के लेस रहा तो एनोमली में आ जाएगा, एज डिफरेंस रहेगा इलेक्टर और फादर में 50 साल के करीब तो वो एनोमली में आ जाएगा, एज डिफरेंस होगा इलेक्टर और ग्रैंड पेरेंट्स में लेस देन 40 इयर्स एनोमलीज में आ जाएगा, प्रोजेनी मैपिंग अगर 6 से बढ़ रही यानी जिस वोटर के पास 6 बच्चे हैं वो एनोमलीज में आ जाएगा, एज गैप अगर 2 सिबलिंग्स में एज गैप रहा 9 महीने का तो एनोमलीज में आ जाएगा। तो हम उनसे रिक्वेस्ट ये करें कि 2002 में जब एसआईआर हुआ था जब तो डॉक्यूमेंट्स नहीं पूछे, सेकेंडली वो 2002 का एसआईआर जब हुआ वो मैन्युअली किया गया, तो वो मिस्टेक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने किया, तो वो मिस्टेक को आप क्यों
2026 में वोटर्स को पेनलाइज करेंगे आप। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इसके ऊपर भी आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बोलकर इसको आसानी पैदा करिए, इजी करिए। उनका बोलना यह है कि आप अगर फॉर्म दे दिए, एन्यूमरेशन फॉर्म आप दे दिए, तो आपका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में आ जाएगा। मगर उसमें प्रॉब्लम यह है कि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद जिस किसी का एनोमलीज रहेंगे उनको नोटिस दिया जाएगा कि वो ईआरओ के पास जाकर अपने इन चीजों को क्लियर करें। अब भाई स्पेलिंग मिस्टेक अगर आप कर रहे हैं और मेरे को ईआरओ के पास जाना पड़ेगा फाइनल लिस्ट में मेरा नाम इंक्लूड कराने के लिए, तो बड़ा बर्डनसम हो जाएगा ये तो इसीलिए हम सीईओ साहब से रिक्वेस्ट किए कि सर आप ईसीआई इलेक्शन कमीशन इंडिया को बोलकर ये जो स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रोजेनी मैपिंग जो 6 है और एज गैप है, इसको आप प्लीज इजी करिए ताकि सबके नाम आ जाएंगे। अगर ड्राफ्ट लिस्ट में नाम आने के बाद नोटिस दिया जाएगा और ईआरओ के पास जाना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और कई लोगों के नाम नहीं आएंगे। अब हम उनसे ये भी पूछे कि कौन से लॉ के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 का हवाला देता है, तो भाई कौन से लॉ के तहत आप ये हमारे को बोल रहे कि जिसके 6 बच्चे उसके मैपिंग नहीं होगी? भाई मैं इंडियन सिटीजन हूं मैं इंडियन सिटीजन, तो ये कहां पे रिक्वायरमेंट आ गया कि 6 बच्चे रहे तो नाम नहीं आएगा और वो एनोमली हो जाएगा? ऐसा बोले तो फिर नरेंद्र मोदी साहब की फैमिली में भी 6 हैं भाई बहन पूरे, अमित शाह साहब की फैमिली में भी 6 हैं, योगी आदित्यनाथ की फैमिली में भाई बहन भी 6 हैं, तो उनको क्या एनोमली में डालेंगे क्या फिर आप? तो ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कौन से लॉ के तहत हो रहा है ये? तो हम उनसे रिक्वेस्ट करें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से आप बात करके इसको प्लीज सिंप्लीफाई करिए। ये जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है ये हमारी गलती नहीं है, वोटर की तो 2002 की गलती है। एज डिफरेंस है इलेक्टर और फादर में, अब उसकी गलती मेरी क्या गलती है? अगर किसी के मदर और फादर बच्चे को पैदा करे और 15 साल का डिफरेंस है उसमें गलती क्या है? ये तो ये हो जाएगा कि अगर कोई बेटा 6 फुट 3 इंच का रहा तो आप बोलेंगे नहीं हम खाली 6 फुट जो रहेंगे उनका नाम डालेंगे। अरे उसकी गलती क्या है? 6 फुट 3 इंच का हो गया तो उन्हें, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि ड्राफ्ट लिस्ट में आने के बाद ईआरओ के पास जाओ, ईआरओ अगर एक्सेप्ट नहीं करा तो फिर आप डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के पास जाओ, वहां गए तो सीओ के पास जाओ, वहां नहीं गए तो फिर आप कोर्ट को जाओ। तो इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत हम ये बोले। चौथी बात हम उनसे ये बोले हैं कि जो 12 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स का जो हवाला दिया गया है उसमें आप देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि तेलंगाना में एनआरसी नहीं हुआ तो 12 में से 1 चला गया। तेलंगाना में परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, वो खत्म हो गया। तेलंगाना में फैमिली रजिस्टर का सर्टिफिकेट नहीं दिया जाता, तो 12 में से 3 तो तेलंगाना में दिए ही नहीं जाते, तो हम क्या करना बताइए फिर आप? इसीलिए हम उनको रिक्वेस्ट किए, रिप्रेजेंटेशन में दिए कि आप तेलंगाना गवर्नमेंट का ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होता स्टेट गवर्नमेंट देती, उसको एक्सेप्ट करिए। तेलंगाना में फूड सिक्योरिटी कार्ड गवर्नमेंट देती, उसको एक्सेप्ट करिए। और पैन कार्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है उसको भी इंक्लूड करिए, क्योंकि ये सब तीनों डॉक्यूमेंट पोलिंग के दिन वोटर इसको दिखाकर अपना वोट डाल सकता। जब मैं दिखाकर वोट डाल सकता हूं तो फिर दिखाकर अपना नाम क्यों इंक्लूड नहीं करा सकता हूं मैं? तो ये हम उनसे रिक्वेस्ट किए। तो हमको उम्मीद है कि सीओ साहब और खास तौर से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लोग ऑफिसर और खास तौर से हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब हमारे रिप्रेजेंटेशन पे गौर करेंगे। और एक चीज हम उनको बताएं कि 2026 टोटल इसमें किसी का नाम नहीं आया तो उन्होंने क्या करना? तो सीओ साहब बोले कि फॉर्म 6 डालिए। ठीक है, फॉर्म 6 डाल दिए। फॉर्म 6 डाल जिसका वोटर का नाम नहीं है 26 में, अब फॉर्म 6 डालने के बाद क्या होगा कि फाइनल लिस्ट जब आएंगी उसमें उसका नाम इंक्लूड होगा, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है कि फाइनल लिस्ट में आएगा नहीं आएगा। मैंने पहले ड्राफ्ट लिस्ट आएंगी, फिर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन होगा, फिर फाइनल लिस्ट आएंगी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में आज हम चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर तेलंगाना के पास जाकर ये रिप्रेजेंटेशन दिए। मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज सेकंड सैटरडे रहने के बावजूद भी वो वक्त निकाल कर आए। मगर ये इंपॉर्टेंट इशू है, हम उम्मीद करते कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारे रिप्रेजेंटेशन को बड़ी संजीदगी से गौर करके इसका सोल्यूशन निकालेगा, क्योंकि ये सब के सब बहुत जरूरी है। क्योंकि हम भी यही चाह रहे कि जेन्युइन वोटर का नाम
SIR में इंक्लूड हो। और इसके लिए बहुत जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी इस रिप्रेजेंटेशन को गौर करके इसमें जो हमने जो उनसे रिक्वेस्ट किया है उसको एक्सेप्ट करें। सर, जिस तरीके से SIR को लेकर आप महीनों से MIM पार्टी या आप इस तरह से लगे हुए हैं, इस तरह से दूसरी पार्टी या फिर तेलंगाना सरकार की बात करें, कोई भी नुमाइंदा ऐसे नहीं दिखा तो इतना सुपर एक्टिव हो और इस तरह से अपील करे कि रोगियों को गिनाया है, बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करे या उनका डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन के पास जाए, इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि केवल MIM ही दिख रही है सुपर एक्टिव। अब देखिए, हमारा मानना यह है कि भारत का जो नागरिक है उसका एक बहुत बड़ा उसके पास जो हथियार है, पावर है, वो वोट का है, और खास तौर से गरीबों के पास, चाहे वो किसी समुदाय का हो। अगर गरीब को अगर आप वोट डालने के हक से महरूम कर देंगे तो फिर उसके पास बचा ही क्या? ये तो फिर डेमोक्रेसी पर क्वेश्चन मार्क उठेगा। इसीलिए हमारी कोशिश पूरी यही है कि कोई भी हो, किसी समुदाय का हो, उनका जो भारत के नागरिक है उनका नाम वोटर लिस्ट में आना चाहिए। हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि देखिए, अगर आप प्री प्रिंटेड फॉर्म 2026 का देंगे तेलंगाना में और वोटर को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि 2002 का डेटा लिखे, बहुत मुश्किल होने वाला है। आप सुनिए, अब आप BLO है, आप तो मैपिंग कर लिए पूरा, अब आप क्या बोल रहे हैं कि नहीं, BLO आपको बोलेगा फोटो ले लो। भाई, मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, हैदराबाद पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 लाख वोटर है। 18 लाख वोटर के पास BLO, एक BLO जाएगा जरूर। आप एक महीने में नहीं कवर कर सकेंगे। और ये बात याद रखिए कि बारिश का मौसम है, हैदराबाद में मानसून है, बारिश हो गई, BLO कहां जाएगा? अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज है। तो इसलिए हम ECI से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी पार्टी नहीं कर रहे तो मेरे को नहीं मालूम। हैदराबाद में कहावत है, जिसके पेट में दर्द है उन्हें अजवान खाना। तो अब उन्होंने, देखिए, वो लोग नहीं कर रहे, मुझे उसकी फिक्र नहीं है। हमको फिक्र है कि जो भी तेलंगाना का जेन्युइन वोटर है उसका नाम आना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन अपने SIR की एक्सरसाइज को प्लीज इंक्लूसिव करिए, एक्सक्लूसिव मत करिए। हमारी उनसे दरखास्त है, एक दर्दमंदाना दरखास्त है उनसे कि उस पर गौर करें, हम जो रिप्रेजेंट किए। सर, सवाल का दूसरा पार्ट यह है कि MIM सुपर एक्टिव क्या इसलिए दिख रही है क्या, और इस पे ज्यादा एक्टिव है कि उसके वोट बैंक को खतरा दिख रहा है? सवाल उसका नहीं है, उसके वोट बैंक कोई, देखिए, पहले तो हमारा कोई वोट बैंक नहीं है। दूसरी बात तो यह कि हम लोग काम करते, जनता के दरमियान में रहते। हम लोग इलेक्शन से 6 महीने पहले अचानक ICU से एक्टिव नहीं होते। हम साल के 5 टर्म के 5 साल MLA, MP या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के हम एक्टिव होते, पब्लिक में काम करते। और उससे बड़ी बात यह है कि अगर किसी का नाम नहीं आएगा तो आप सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन उनके नाम को रिपोर्ट करेगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को, और फिर आपके सिटीजनशिप पे क्वेश्चन उठेगा। क्या हम चाहेंगे कि कोई तेलंगाना के रहने वाले पर सिटीजनशिप का क्वेश्चन किया जाए? और तीसरी बात यह है कि क्या यह बात सच नहीं है कि स्टालिन के कॉन्स्टिट्यूंसी से भी नाम काटे गए? तो ये सब चीजें हैं। इसीलिए ओवरऑल हमारी कोशिश ये है कि हर एक का नाम आए। दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज काम नहीं कर रहे तो मैं स्ट्रांगली बोल रहा हूं कि उनको, उन गरीबों की कोई फिक्र नहीं है। उन लोगों, उन गरीबों की जो उनको वोट डालते हैं। भाई देखिए, भारत की जो डेमोक्रेसी जिंदा है ना, वो भारत के गरीबों की वजह जिंदा है। दौलतमंद कभी मूड आया तो निकल के वोट डालते, नहीं डालते। ये गरीबी है जो पेट भी अपना पालने के लिए धूप, बरसात, सर्दी में काम करता है। अगर उनको वोट नहीं मिलेगा तो फिर जमहूरियत की रूह को नुकसान पहुंचेगा। The soul of democracy of India lies with the poor people of India. और SIR अगर उनसे आप करा के उनसे पूछेंगे, ये तुम्हारे 2002 में तुम कहां थे, 2002 में डॉक्यूमेंट, इतने डॉक्यूमेंट लेके आओ। 12 में तो 3 तेलंगाना में डॉक्यूमेंट ही नहीं दिए जाते। अब ये पॉलिटिकल पार्टीज को सोचना है, ये सिर्फ इलेक्शन नहीं है। आज हर पॉलिटिकल पार्टी की अखलाकी जिम्मेदारी है कि SIR में
हर जेन्युइन वोटर को गाइड करे, उनकी हेल्प करे। ऑल पार्टी मीटिंग में जाके ये उन्होंने कर लिए, उन्होंने कर लिए, ये जाके रोना नहीं होगा। मगर एमआईएम पार्टी जिम्मेदारी समझ रही। अब देखिए, आप महाराष्ट्र में हम ऐप बना के दिए, दिल्ली में ऐप बना के दे रहे, उत्तराखंड में बना के दे रहे। उसमें क्या है बोलिए? मकसद एक ही है कि हमारे देश में ऐसे फाशिस्ट ताकतें हैं जो खास तौर से गरीबों को, जिसमें मुसलमान दलित भी शामिल हैं, उनको आप वोटिंग राइट से महरूम करना चाह रहे। क्यों महरूम करना चाह रहे? क्योंकि मालूम ये वोट डालने वाले हैं। और उनको आप बंगाल में तो जिसके नाम नहीं आए, वहां का सीएम बोल रहा है कि उनको हम रेशन नहीं देंगे, उनको रेशन नहीं देंगे, उनको पेंशन नहीं देंगे। तो ये भी चीजें हैं। तो सब चीजें मिलकर जब डेमोक्रेसी को मजबूत रखने के लिए, और वोटिंग राइट एक गरीबों के पास एक हथियार है, वो उससे महरूम ना हो जाए, इसलिए एमआईएम पार्टी दिन रात कोशिश कर रही है। सर, एसआईआर जो है मतदाता सूची में शुद्धिकरण के लिए काम हो रहा है, उसको भी आप करें मुस्लिम और दलितों के साथ जाती। देखिए प्रमोद साहब, आप 1 मिनट में अपने आप कॉन्ट्रडिक्ट कर लिया। आप, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप कहां पर बैठे हैं। अभी आप बोल रहे थे कि आप ही बड़े एक्टिव हैं, आप तारीफ भी कर रहे थे अपने सवाल में। नहीं, आज सुन तो लीजिए। नहीं, सुन तो लीजिए। पहले तो आप वोट बैंक बोले, पहले आप बोले बड़े एक्टिव हैं, फिर आप बोले कि आपको अपना वोट बैंक है, अब तीसरा आप बोल रहे कि भाई ये तमाम चीजें फैक्ट हैं। आप ही के मायानाज एएनआई ने रिपोर्ट किया है उन तमाम लोगों को, जो मैं एक एक जुमला कह रहा हूं वो आप ही का देखकर बोल रहा हूं। ये मेरे आसमान से या जमीन से खींच कर नहीं लाया हूं, आप ही लोगों ने रिपोर्ट किया है। उस सच्चाई को बयान कर रहा हूं, उस हकीकत को बयान कर रहा हूं। और हमारा मकसद एक ही है कि जेन्युइन वोटर का नाम आए। हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद हम उसको जजमेंट को गलत मानते, मगर अब तो लॉ बन गया, इसीलिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। रेशन के अलावा do you also see that this can have far more exclusionary consequences like property rights से property rights transfer से holding, यही सब चीजें that is also well you see, these claims cannot be called as unfounded, or one cannot brush it aside by saying, oh, you're stretching things too far. If your name is not there in the voter list, which is now being done as a test of citizenship, which is now a new way of doing NPR and NRC, of course those apprehensions will be found to be true. What we see right now happening in West Bengal, the West Bengal new government of BJP have issued a memo or a government order wherein they have said that those 27 lakh people whose names have not been included in SIR, they will be denied all government benefits. Now juxtapose that with the Supreme Court judgment which says that people whose names have not been included in SIR, the Election Commission of India should send those names to the competent authority. What will the competent authority would be? MHA. What will they do? They will not sit on it. They will tell those voters to prove your citizenship. Of course that can happen. It may happen. We don't want that to happen. सर, सिटी गवर्नमेंट की तरफ से या किसी भी पार्टी की तरफ से इतना फोर्सफुली नहीं बोला जा रहा है, अहमियत नहीं बताई जा रही है जितना एआईएमआईएम बता रहे हैं कि इसकी जरूरत है। अरे भाई देखिए, वो मैं उनकी तरफ से जवाब नहीं दे सकता, मगर बहैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के हम अपना एग्जिस्टेंस अल्लाह सुब्हाना व तआला के बाद उन गरीबों की दुआओं और उनके वोट की वजह से हम जीत के आते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अगर एक भी जेन्युइन वोटर का नाम तेलंगाना से कट जाएगा तो हमको बहुत बेचैनी और तकलीफ होंगी, चाहे कोई हो, किसी मजहब का रहने दो। और ये गरीबों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होने वाला है। आप लोग समझ नहीं रहे। आप लोग दौलतमंद के पास पासपोर्ट है, एक पासपोर्ट बनाने आज आप जाओ, मिनिमम पासपोर्ट बनाने के लिए 25 से 30 हजार रुपए लग जाते, और वो गरीब की महीने की कमाई भी नहीं होती वो 25-30 हजार। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि वो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट को इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये एग्जॉस्टिव नहीं है, आप इंक्लूड करो। भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट दे रही है, स्टेट दे रही है ना, उसको आप एक्सेप्ट करो। और कुछ सवाल है आप लोगों का?
इससे हट के आप पूछ सकते हैं। कल मैं नहीं बोलना चाहा था, परसों आप पूछिए। आई हैव नथिंग टू लुक एट इट। मेरा इसमें मेरे को क्या बोलने का है, वो सवाल ये पैदा होता कि जो लोग थकते नहीं मुझे गाली देने से, अब बोलो क्या हो रहा है। ये हर बार मेरी पार्टी को, मुझे मेरे पार्टी के लोग गालियां देते, मिले हुए है, मिले हुए है, मिले हुए है। कल तक जो बोल रहे थे कि एक आंख में काबा, एक आंख में मदीना, और जो कल तक ये बोल रहे थे कि हम बंगाल को काबे की जमीन नहीं बनाएंगे, सब दोनों एक जगह बैठ के चाय पी रहे हैं। जो हमको गाली देते थे, अब आप किस मुंह से हमको गाली देंगे? दो आप गाली। मुझे यकीन है कि आपको हैजे की बीमारी है, गाली दो, मगर ये बोलो अब इस पे क्या बोलेंगे आप? भाई, एक गवर्नमेंट को बंगाल की जनता ने वोट नहीं दिया, हफ्ता भर नहीं हुआ, पूरे कबूतर उड़ के भाग गए, पूरे कबूतर उड़ गए। वो गाना था ना, कबूतर आ आ, पूरे भाग गए। अच्छा, मैं मेरे बोलने पे तो नहीं गए ना। और एक बात सुन लो, आप नहीं बोलना चाह रहा था मैं, बाद में बोलूंगा, खैर रुक जाता हूं, नहीं बोलता हूं, वरना एक नया तमाशा होगा। खैर बहरहाल एनीवे, अब जो मेरे को गाली देते थे, अब उनको बोलो क्या, कैसा जा रहे भाई, इसमें क्यों जा रहे लोग? ममता बनर्जी इलेक्शन हारी मिस गवर्नेंस की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी करप्शन की वजह से, ममता बनर्जी इलेक्शन हारी कोई जमीन पे उन्होंने इंसाफ नहीं किया मुसलमानों से। यस, एक फैक्टर एसआईआर भी है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये 5 चीजें हैं जिसकी वजह से टीएमसी का बुरा हाल हुआ। और याद रखिए, सियासत में कभी भी आप जमीन से जुड़े हुए लोगों को आप अपना नुमाइंदा बनाना। अब ये पूरे के पूरे एक के बाद एक पूरे चले गए, अब क्यों जा रहे भाई? सर, जम्मू कश्मीर के एक विधायक हैं गुलाम अहमद मीर, जम्मू कश्मीर के एक नेता हैं, विधायक हैं गुलाम अहमद मीर, हाँ। उन्होंने बोला है कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आसाम, झारखंड अब जाके देश बंगाल में लोकतंत्र खत्म हो रहा है। कौन सी पार्टी के हैं वो? कांग्रेस। लोकतंत्र खत्म हो गया, जमहूरियत खत्म हो रही है। कौन सी पार्टी के हैं वो? कांग्रेस। अब वो उनको मालूम भाई क्या हुआ, कैसे हो रहा। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए एसआईआर के लिए काम कर रहे हैं। हम तो लोकतंत्र बचाने के लिए इलेक्शन लड़ते हैं ताकि लोगों में एतमाद बहाल रहे। और अब आप नहीं मालूम वो अब कैसा बोल रहे हैं, वो उनको जवाब देना पड़ेगा। अब मगर एक बात है कि बीजेपी के एक मुस्लिम नेता कश्मीरी औरंगाबाद को गए, औरंगाबाद में जाके होटल में ठहरे। बीजेपी के मुस्लिम नेता हैं वो, कश्मीर के, कश्मीरी हैं, औरंगाबाद में ठहरे तो 1 घंटे के अंदर होटल वाला उनको बोला थैंक यू वेरी मच, आप प्लीज चले जाइए। क्यों निकल जाओ? बोले आप कश्मीरी मुसलमान हैं और खुद बीजेपी के हैं। अब आप बताइए देश में कितनी नफरत है। बीजेपी का है, मगर बीजेपी के कश्मीरी मुसलमान है, बीजेपी के ही गाना गाते, बीजेपी के ही ऑर्केस्ट्रा पार्टी के हिस्सा हैं, बल्कि उस खव्वाली पार्टी में उनका काम खव्वाली का है। उन्हीं को बोल दिया गया औरंगाबाद के होटल वाले के साथ आप चले जाइए क्योंकि आप कश्मीरी मुसलमान हैं, मैं रखते आप। एक आदमी पैसे दे के रह रहा है। हम उम्मीद करते कि वो जो बीजेपी में कश्मीरी मुसलमान साहब हैं उनका अंदर का जमीर जागेगा, हमियत जागेगी। मगर ये एक मिसाल बताता है आपको क्या देश में हो रहा है। पर्टिकुलर कम्युनिटी का काम नहीं करेंगे, वो तो उन्होंने संविधान पे जो ओथ लिया उसके खिलाफ है वो। आप संविधान पे ओथ लेकर हर भारत के नागरिक का काम करने का, आप किसी से डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। अब आप ये बताइए तो फिर हम तेल किससे ले रहे, गैस कहां से आ रही,
खतर से गैस आ रही ना। हम सबसे देशों से आप गैस हम दुनिया के कई ममालिक से लेते, पेट्रोल कई ममालिक से लेते, तो क्या करेंगे? उसमें भी आप रिलीजन लेके आएंगे क्या? तो ये तो आप तो एक चीफ मिनिस्टर हैं, आप जनता ने आपको वोट दिया है, और अगर आप इंसाफ नहीं करेंगे और आप इंसाफ की जगह डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये तो उस ओहदे की बेइज्जती होगी जिस पर खुदा ने अब इन्हें जनता ने आपको वहां पर जिम्मेदारी देके बनाया है। सर, आसाम कैबिनेट ने डिसीजन लिया है कि 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं, 18 साल से पहले आधार कार्ड नहीं देंगे। वो आधार कार्ड तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कानून है, उनका क्या कानून है उसमें? नहीं, आधार जो बनता है वो तो गवर्नमेंट ऑफ, वो तो ये क्या अलग मुल्क बन गया क्या वो आसाम? आधार तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल से होगा ना, उनका क्या उसमें पोजीशन है? सेंसस भी कैसा करेंगे बोलो? हम आसाम के मुख्यमंत्री देखिए सवाल कर रहे हैं, जो एनआरसी हुआ जिसमें 18-19 लाख के 20 लाख करीब लोगों के नाम नहीं आए, आप बोलते कि मुसलमान को नहीं देंगे, दूसरों को सिटीजनशिप देंगे। आधार कार्ड को तो लॉ है ना, वो कौन होते हैं इसको चेंज करने वाले? Sir, Trump claims that Iran has attacked Indian ships. Iran did different states. Recently, आपको मालूम, वो आप देख रहे जो कैप्टन जो बोल रहा, अमेरिका मिसाइल मारता है हमारे कश्ती के ऊपर जहां पर हमारे इंडियन सेलर्स हैं, मदद की भीख मांग रहा है बेचारा, और अमेरिकन मदद को नहीं आते। और देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का नाम लेने डरते क्यों भाई? हम उनको बुलाकर डिमार्शे देते हैं उनके अमेरिकन एम्बेसी से। अरे बोलो ना भाई। आपको याद है नरेंद्र मोदी का एक ओल्ड ट्वीट, अब वो जब ट्वीट बोलते थे अब एक्स पे आ गया वो, जब ये इटालियन लोगों ने मार दिया था, केरल के लोग थे, जब उस वक्त वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने क्या क्या लिखा था ट्वीट में, पढ़ लीजिए आप जाकर। ये कैसा नरम रवैया है, तेल लो ले लो, मत लो मत लो, भारत के नागरिक मर रहे, हम बुला के उनको बोल रहे गलत हुआ। अरे क्या है भाई ये? आखिर भारत के नागरिक की जान की कोई कीमत है या नहीं है, या सिर्फ गोरी चमड़ी वालों की कीमत है? सर, बता दीजिए उत्तर प्रदेश कल जा रहे हैं उत्तर प्रदेश, नजदीक आ रहा है। हाँ कल जा रहे हैं, बहरेच में हमारा सभा है, जाते रहेंगे अब चुनाव तक कंटिन्यू। पहले भी जाते थे, खामोशी जाते थे, आपको पता नहीं चलता था, जाकर हम अपना काम करके आते थे। अभी वो जा रहे हैं, कितनी सीटों पे? अभी तो इलेक्शन की खरी, देखिए ये सवाल कोई पॉलिटिकल पार्टी आपको नहीं देगी, जब इलेक्शन आएगा जब बताएंगे आपको। और हम तो पूरी ताकत और पूरी के साथ लड़ने जा रहे हैं, पूरी पार्टी तैयार है। और देखिए गठबंधन भी होगा इंशाल्लाह, बताएंगे आपको, अभी तो टाइम है। सर, असम कैबिनेट ने डिसीजन क्या बोल? सर, असम कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि 18 साल। अरे भाई आधार को स्टेट गवर्नमेंट बनाती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट से बनता आधार। ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को। सर, डील और नो डील, ईरान से नो न्यूक्लियर टॉक्स। हाँ, डील और नो डील, ईरान से नो न्यूक्लियर टॉक्स। Donald Trump and Benjamin Netanyahu are responsible for the whole economic turmoil which the world is facing right now. Donald Trump and Benjamin Netanyahu are responsible for this huge oil crisis, gas crisis which has developed especially in Asia and in particular in the South Asia region. These are the two people who are trying to disturb the whole economic equilibrium of the world. And it is high time that they should stop their destructive machinery. It is high time that Donald Trump and Benjamin Netanyahu should immediately stop this war. They have started this war. They are responsible for the causing all these economic hardship to millions and millions of people throughout the world and also in India also. And I request the Prime Minister of India to please strongly condemn what Benjamin Netanyahu is doing right now. Because it is our Prime Minister Narendra Modi who stood in the Israeli Knesset and said, we stand with Israel.
Israel is responsible for creating all these issues over here, along with Donald Trump. What do you think the Indian government should do? Do you think at least US envoy should be summoned over the three sailors' death? Why can't the Prime Minister of my country categorically condemn the killings of Indians? That is the least he can do, and he should do it. What is this calling some official of US Embassy and showing our displeasure? Can you believe that they have attacked that ship and those people are pleading for help? They don't want to go and help. But sir, now shifting the blame to the Iran, while CENTCOM has clearly stated in the statement that they have attacked Cedeville. They have attacked? They have attacked Cedeville, the commercial vessel. So they have attacked Cedeville. So are you trying to say that the US can attack any ship? They cannot do that, na? Who will attack any ship? Was that an Iranian submarine? Was it an Iranian ship? Who is US to attack those ships? Number one. It is illegal to, what they have done is illegal according to international law. Have they taken the sanction of United Nations? No. Have they taken the sanction of, the permission of their own Congress? No. Whatever US and Benjamin Netanyahu are doing are completely illegal. And they are responsible for all this havoc which they have created everywhere. And those people on that ship are pleading for help. You don't even help them. What kind of humanity is this? What kind of expression? What kind of all these loud claims of human rights which you want to preach to the whole world? Who are you to attack any ship? Please tell us. Who are you? Are you the world policeman to attack a ship? You have no right whatsoever, according to international law, to attack any ship, which you have done, unfortunately, and which has led to the death of Indians over there. Sir, now the argument also has come up. Those three vessels, commercial vessels, are Gunner flag and those three commercial vessels are Gunner flag and Palau flag, and those are what flag? What flag? Gunner flag and Palau flag. So basically, Korea. Indian flag vessels, commercial vessels, not operating. Is your channel saying that if it does not have Indian flag, the Indians can be killed? Please remember that what US is doing is completely illegal. Donald Trump is a threat to world peace. You cannot attack any ship. What is this? Why are you attacking any ship? Who gives you the right to attack any ship? Whatever flag it is, how can you attack any ship? Was that a military ship? What is this happening? How can you do that? We have lost 3 Indians over there. If their families are suffering now, one man was supposed to go there. His wife was waiting for him. Please don't give the justification of that flag, nothing doing. US and Israel has no right to attack any ship over there. Who are you to attack? Why you attacked the ship at all? Was it an Iranian military ship? That also you cannot attack. What kind of ये तो दादागिरी हो गई, गुंडागर्दी है तो पूरा ये. हम जिसको चाहे अटैक करेंगे, आप कुछ भी कर लो. ये कैसा होगा भाई? और ये what is this argument which you are presenting? Can you say this to the people, those Indians who have lost their life? Oh नहीं, आपका शिप में इंडियन फ्लैग नहीं था तो इसलिए आप मर सकते. ये क्या बात है भाई? And so one more argument coming up. Why is Prime Minister and also even Foreign Affairs Minister attending meetings with the European counterparts and not even uttering a word about the Indians being killed? And you are absolutely right. You had come late to this press conference. I have expressed my unhappiness and anguish that our country's Prime Minister has not uttered a single word condemning the killing of Indians. And what is this way of calling an official of US Embassy and showing our displeasure by issuing a démarche or whatever it is called? ये क्या हो रहा भाई? Those people are pleading for help. That ship is on fire. You don't even come and help them. We must thank the Omani government for helping us. At least they came and rescued those people. Otherwise, all of them would have been dead by now.
Sir, just a couple of days ago, in Kolkata, Alipur area, 4,000 EVMs have been gutted. There are suspicions being raised. Do you think at least an inquiry should be into those claims that it's a destruction of evidence problem? वो क्या कहावत है, ना रहे सांप ना रहे हाँ वही हो गया, खत्म, स्टोरी खत्म। अब ईवीएम चल के से अभी इंक्वायरी लगा लो, क्या करते कर लो, पूरा हो गया, काम हो गया, खत्म ही हो गया पूरा किस्सा। अरे आग भी वहीं लगती, किसी और जगह पे नहीं लगती आग। बड़ा बड़ा खूब है भाई। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।